गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डी। वेलकम टू स्टडी विद टी। स्टार्ट वेयर यू आर। सो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेस्ट सीरीज, जिसमें हम डेली एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। सो देखते हैं आज का मोटिवेशनल मंत्र। तो आज का मोटिवेशनल मंत्र है राइज एंड शाइन, द बेस्ट इज येट टू कम। मीन्स राइज करो, शाइन करो, और क्योंकि जो आपका जो बेस्ट है वो आने वाला है। मीन्स आपका बेस्ट अभी नहीं है जो आप दे रहे हैं। आपका बेस्ट कब होगा, बेस्ट कब माना जाएगा, जब आप जिस भी चीज़ का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जो भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएं, तब वो आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट माना जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्यारा सा डिस्कशन। वो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म ऑफ द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मीन्स भारत के जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका टर्म कितना होगा। ए बोल रहा है 6 ईयर, बी बोल रहा है अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, सी बोल रहा है 6 ईयर और 65 ईयर्स और ऑफ एज विच एवर अर्लियर, और डी बोल रहा है अप टू 64 ईयर ऑफ एज। तो कौन सा इसमें सही होना चाहिए। पहला बोल रहा है 6 साल, दूसरा बोल रहा है 65 साल, तीसरा बोल रहा है 6 साल या 65 साल की उम्र हो उनकी, इसमें जो भी पहले हो जाए, और चौथा बोल रहा है अप टू 64 ईयर्स ऑफ एज, मीन्स 64 साल तक की उम्र के साथ में। सो इसका राइट आंसर है आपका 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर अर्लियर। मतलब 6 साल के उनका 6 साल के लिए टाइम पीरियड रहेगा जब से उनकी नियुक्ति की जाएगी, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, मीन्स उनकी यदि एज 65 ऑफ 65 साल की हो जाती है तो वो अपने पद से क्या कर देंगे, उनको अपना पद त्यागना होगा। तो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर अर्लियर। सो स्टार्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप 10 की पावर 9 इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हु इज द कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। किसको पब्लिक पर्स का गार्जियन कहा जाता है। पहला बोल रहा है प्रेसिडेंट, दूसरा बोल रहा है कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा बोल रहा है पार्लियामेंट, और चौथा बता रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इनमें कौन सा आपका सही होना चाहिए। किसको गार्जियन कहा जाता है पब्लिक पर्स का। तो पब्लिक पर्स का जो गार्जियन कहा जाता है वो कहा जाता है कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। तो हमारे इंडिया के ऑडिटर कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ये वही है जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये क्या होता है, आर्टिकल 148 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत उनको पावर, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है किसका, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। और ये कंट्रोल क्या करते हैं, एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, सभी फाइनेंशियल सिस्टम को ये कंट्रोल करते हैं, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर करेक्ट। मींस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें करेक्ट है। पहला बोल रहा है द सीएजी विल होल्ड द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, मतलब 6 साल तक की उम्र तक के लिए वो, मीन्स 6 साल तक की उम्र मतलब उनका जब से उन्होंने शपथ ली है सीएजी के पद की, तब से लेके 6 साल तक की के समय तक वो क्या रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। या फिर ही शेल वेकेट ऑफिस ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स इफ अर्लियर देन द एक्सपायरी ऑफ द 6 ईयर्स टर्म। या फिर उनको अपना पद छोड़ना होगा, उनका पद को खाली करना होगा यदि वो उनकी उम्र कितनी हो जाती है, 65 ऑफ ईयर एज की, मतलब 65 साल के हो जाते हैं। तो उनको समय से पहले ही 6 साल के टर्म से जो उनका टर्म है उसके पहले ही उनको अपना त्यागपत्र देना होगा। फिर दूसरा बोल रहा है द पावर ऑफ सीएजी आर डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो पावर होती है सीएजी की वो कहाँ से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मीन्स भारतीय संविधान से। तीसरा बोल रहा है द सीएजी इज ए मल्टी मेंबर बॉडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मीन्स ये कि ये मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब एक से ज़्यादा इसमें सदस्य होते हैं, और इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा भारतीय संविधान के अनुसार, किसके साथ में, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय पर या फिर उनकी रिकमेंडेशन से। और चौथा बोल रहा है द सीएजी मे बी रिमूव्ड। सीएजी को रिमूव किया जा सकता है किसके द्वारा, सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मीन उनको जो
मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के बेसिस पे ही उनको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। पहला बोल रहा है कौन सा सही होना चाहिए, पहला बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, दूसरा बोल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा बोल रहा है थर्ड एंड फोर्थ और चौथा बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो कौन सा सही है आपका इसमें, तो इसमें आपका राइट आंसर है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, मींस पहला दूसरा और चौथा इसमें आपका सही है। जो सीएजी है वो मल्टी मेंबर बॉडी नहीं होती है, ठीक है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहला बोल रहा है he shall only be removed from office in like manner and on the ground as a judge of the Supreme Court। वैसे आंसर तो आपको दिख गया है मगर फिर भी आप ऑनेस्टली इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे। पहला बोल रहा है ही शेल ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, उनको उनके ऑफिस से मतलब उनके पद से हटाया जाता है किस तरीके से, और उस तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और दूसरा बोल रहा है ये एलिजिबल नहीं रहेंगे किसी भी फर्दर ऑफिस के लिए, मीन्स फर्दर जॉब के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती हो या फिर स्टेट किसी भी स्टेट के अंदर आती हो, इसके लिए ये एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए, ए बोल रहा है ओनली फर्स्ट, बी बोल रहा है ओनली सेकंड, सी बोल रहा है both 1 and 2 और डी बोल रहा है neither 1 nor 2। तो which one is the correct? So the correct answer is both 1 and 2, मींस इनको रिमूव किया जा सकता है उसी मैनर में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। और ये एलिजिबल नहीं रहेंगे किसी भी तरीके की जॉब के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हो या फिर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आती हो। अपने पद से जो इनकी हट जाएंगे पद से, उसके बाद ये किसी भी तरीके की जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे जो स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट की होगी। हम बात करते हैं जरा सीएजी के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो यदि आर्टिकल 148 की बात करेंगे भारतीय संविधान की, तो इसमें कंट्रोलर और जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में, इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और इनका कार्य क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, ये ऑडिट करते हैं ऑल द रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट के कितना रेवेन्यू हुआ है, कितना उन्होंने रिसीव किया है और कितना उन्होंने एक्सपेंडिचर खर्चा किया है, ये सब वो इसकी अथॉरिटी है, इनको ये इसका ऑडिट कर सकते हैं। ये चाहे इंडियन मींस यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए होता है। इंक्लूडिंग दोज ऑफ बॉडीज एंड अथॉरिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐसी बॉडी भी जो जिनको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है उनको भी इंक्लूड करते हैं इनके ऑडिट के अंदर। अब आर्टिकल 148 ए की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है, इनको रिमूव उसी तरीके से किया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाएगा। और 148 डी बोलता है कि उनके जो जब इनकी पोस्ट खाली हो जाएगी, जब ये अपनी पोस्ट को छोड़ देंगे, तो ये एलिजिबल नहीं रहेंगे किसी भी तरीके की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब के लिए या फिर किसी भी स्टेट की जॉब के लिए ये एलिजिबल नहीं रहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। पहला बोल रहा है ही शी इज नॉट एन ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट बट एन ऑफिसर अंडर द प्रेसिडेंट। मीन्स ये पार्लियामेंट के ऑफिसर नहीं होंगे मगर ये ऑफिसर होंगे किसके अंडर में, प्रेसिडेंट के अंडर में। दूसरा बोल रहा है ही शी इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू द हाउस। ये मीन्स ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, संवैधानिक अथॉरिटी है जो स्वतंत्र है और ये डायरेक्टली किसी भी हाउस के को उत्तरदायी नहीं होगी। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए, पहला बोल रहा है ओनली फर्स्ट, दूसरा बोल रहा है ओनली सेकंड, तीसरा बोल रहा है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड और चौथा बोल रहा है नाइदर 1 nor 2। तो विच वन इज द करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ओनली सेकंड। मीन्स यदि हम इसमें देखें तो ये जो सीएजी हैं हमारे आर्टिकल 148 के अंतर्गत जो इनको एस्टेब्लिश किया गया है 148, तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत जो सीएजी हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। लेकिन ये जो रिपोर्ट इनकी रहती है वो सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कहाँ पहुंचा देते हैं इसको submitted to president who causes them to be laid before each house of the parliament। में पार्लियामेंट में भी इनकी रिपोर्ट आपकी सबमिट की जाती है। सीएजी की जो यूनियन अकाउंट्स होते हैं ये सबमिट किए जाते हैं किसको, आपके
प्रेसिडेंट को। अब जब प्रेसिडेंट के पास पहुंच गए तो दोनों हाउसेस के पास में भी वो जाएंगे ही सही। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। पहला बोल रहा है सीएजी जो है वो अटेंड कर सकते हैं सिटिंग ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट को, यदि मीटिंग हो रही है किस पे, सिटिंग हो रही है किसके ऊपर, कमिटी ऑन द पब्लिक अकाउंट। दूसरा बोल रहा है सीएजी कैन अटेंड सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सिटिंग को भी ये अटेंड कर सकते हैं। तीसरा बोल रहा है द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सीएजी इज को एक्सटेंसिव विद द पावर ऑफ द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। ये इनकी क्या होता है, इनका ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, को एक्सटेंसिव होता है विद द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो पहला बोल रहा है इसमें ओनली फर्स्ट सही है, दूसरा बोल रहा है सेकंड और थर्ड सही है, तीसरा बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड सही है और चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव सही है। तो विच वन इज द करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ओनली फर्स्ट, मींस पहला वाला जो है कि ये अटेंड कर सकते हैं सिटिंग, कौन सी वाली, जो पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड होती है उसको ये सिटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। मींस इनका ऑफिस का किस मतलब किस तरीके से बनाया गया है, मींस सीएजी की पद किस तरीके से बनाया गया है। बोल रहा है थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। दूसरा बोल रहा है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मींस संविधान के द्वारा। तीसरा बोल रहा है थ्रू ए कैबिनेट रिजोल्यूशन मींस कैबिनेट में रिजोल्यूशन पास करने के साथ में, या फिर नन ऑफ द अबव मींस इनमें से कोई नहीं। तो विच वन इज द करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मींस संविधान के द्वारा। यानी भारतीय संविधान में जब 148 पे अनुच्छेद को हम देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा, किसका होगा, सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी आफ्टर हिज रिटायरमेंट, मेंबर ऑफ यूपीएससी आफ्टर हिज रिटायरमेंट मींस सीएजी को क्या बना सकते हैं, मेंबर बना सकते हैं यूपीएससी का उनके रिटायरमेंट के बाद। दूसरा बोल रहा है इनको अपॉइंट किया जा सकता है चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तीसरा बोल रहा है ये एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे किस चीज़ के लिए, ऑफिस आइदर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट के लिए आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अगला बोल रहा है कैन बी अपॉइंटेड टू एन ऑफिस आफ्टर हिज रिटायरमेंट, किसी ऑफिस में इनको अपॉइंट किया जा सकता है इनके रिटायरमेंट के बाद में। तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए? सो द राइट आंसर इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो यह हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जो इनका अनुच्छेद है 148 डी उसके अंतर्गत क्या रहता है कि वो एलिजिबल नहीं है किसी भी मींस किसी भी जॉब के लिए जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हाईएस्ट सिविल सर्वेंट मतलब जो आईएएस अधिकारी आपके सिविल सर्वेंट की सबसे ऊंची पोस्ट क्या होगी। पहला बोल रहा है अटॉर्नी जनरल, दूसरा बोल रहा है कैबिनेट सेक्रेटरी, तीसरा बोल रहा है होम सेक्रेटरी और चौथा बोल रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द पीएम। तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए? सो इसका राइट आंसर है आपका कैबिनेट सेक्रेटरी मींस कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं ये हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं यूनियन गवर्नमेंट में। और यदि कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें तो ये क्या होते हैं, सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इनका टेन्योर क्या रहता है, 3 साल तक का रहता है, मतलब 3 साल तक का रहता है, 3 साल से कम का रहेगा और बाद में इनके टेन्योर को वापिस एक्सटेंड किया जा सकता है। मीन्स आप देखते हैं यदि हम बोला जाए तो लोग बोलते हैं कि पढ़ने के बाद उस तरीके से आप मींस गवर्नमेंट तो चला नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट कौन चला रहे हैं, अधिकतर जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने उतनी पढ़ाई नहीं करी। जैसे सपोज आप मान लीजिए आपने यूपीएससी क्लियर करके आप आईएएस बन गए, कलेक्टर बन गए और फिर आगे जाके मींस इतनी पढ़ाई करी। और दूसरी कंपेयर करें कुछ ऐसे नेताओं को जो मींस लगभग आप मान सकते हैं सिर्फ ग्रेजुएशन ही किया हुआ या फिर उस तरीके से एजुकेटेड भी नहीं हो, तो लोग बोलते हैं कि वही लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट चला रहा हो मगर वहाँ बैठा रहता है, उनके पीछे हाथ किसका होता है, मींस एक एजुकेटेड पर्सन का ही उनके पीछे हाथ होता है, जो उनके लॉ बनाते हैं, जो बताते हैं, ये लागू करने का काम करते हैं सिर्फ जो भी पॉलिटिकल
लीडर्स होते हैं वो सिर्फ इनको मंत्री होगा, मिनिस्टर होगा, सिर्फ इनको लागू करने का काम करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी नेता अनएजुकेटेड हैं, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके पीछे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पीछे हाथ होता है एक पढ़े लिखे इंसान का ही, उनकी सक्सेस के लिए, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए मेंबर ऑफ यूपीएससी मे बी रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर बाय। यूपीएससी के जो भी मेंबर होते हैं उनको रिमूव किया जा सकता है मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर। कौन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो पहला बोल रहा है बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट। दूसरा बोल रहा है द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट, मीन सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी है उसकी बेसिस पे किया जा सकता है। तीसरा बोल रहा है रेजोल्यूशन पास होगा राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के साथ, मेंबर जो प्रेजेंट रहेंगे और वोट करेंगे उनकी 2/3 मेजोरिटी के साथ में। द पीएम ऑन द बेसिस, मीन प्राइम मिनिस्टर हटा सकते हैं किसके रिकमेंडेशन पर? कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो द राइट आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं हम इसको थोड़ा सा। तो आर्टिकल 317 बोलता है हमारे संविधान का क्या कहता है ये कि चेयरमैन ऑफ एनी अदर मेंबर ऑफ ए पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। मींस प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे इसको हटाया जाएगा और रेफरेंस किसका लिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरेंस बीइंग मेड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन देगा, रेफरेंस देगा किसको? प्रेसिडेंट को। और ये कैसे होगा? एक इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी किसके अकॉर्डिंग होगी? या इंक्वायरी ये जो प्रोसीजर डिस्क्राइब है एंड दैट बिहाफ अंडर द आर्टिकल 145, आर्टिकल 145 के अंतर्गत जो भी आपका इंक्वायरी होगी जो प्रोसीजर के थ्रू, उसकी बेसिस पे ये रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को और तब जाके इनका क्या रिमूवल होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर ऑफ 1926 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ली कमीशन on the superior civil services in India। फिर दूसरा बोल रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड बाय सेटिंग अप ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एट बोथ द फेडरल एंड द प्रोविंशियल लेवल। मीन्स पहला सर्विस कमीशन बनाया गया था आपका ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1926 में। और दूसरा बोल रहा है कि 1935 का जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो सेट करता है पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों लेवल पर, फेडरल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर। सो विच वन इज द करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2, मीन्स पहला और दूसरा दोनों इसके राइट आंसर हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला सर्विस कमीशन, फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे यहाँ बनाया गया था अक्टूबर 1, 1926 को। और मगर ये जो बनाया गया था तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया था पीपल की एस्पिरेशन, और इसमें स्ट्रेसेस बढ़ते गए क्योंकि जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर थे, वो जो चाह रहे थे उस तरीके के इसमें उसमें प्रोविजन नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, क्या बना आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। और अंडर द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजन वाज आल्सो मेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन एट द प्रोविंशियल लेवल। और इसके साथ में क्या बना आपका प्रोविजन बना कि पब्लिक सर्विस कमीशन बनेंगे कहाँ पे? प्रोविंशियल लेवल पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। पहला बोल रहा है आपका द ऑल सर्विसेज वायलेट द फेडरल प्रिंसिपल, सॉरी ये लिखा रहा है द ऑल इंडिया सर्विसेज वायलेट द फेडरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। मीन्स जो आपकी क्या होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज है जो हमारे संविधान का फेडरल प्रिंसिपल है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको क्या करती है ये वायलेट करती है। दूसरा रीजन ये बोल रहा है द ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर आर गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट का इनके ऊपर फुल कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए? पहला बोल रहा है ए और आर दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। दूसरा बोल रहा है ए और आर इंडिविजुअली सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तीसरा बोल रहा है ए ट्रू है और आर फॉल्स है और चौथा बोल रहा है ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए? सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड आर इट इंडिविजुअली ट्रू और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। हम बात करते हैं, कई बार आपने सुना होगा
कई बार ये न्यूज़ में भी रहता है कि जो ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इनको बंद कर देना चाहिए, इस तरीके की रिकमेंडेशन की जाती हैं। मगर देखा जाए तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। और क्या फ़ायदे हैं, किस ग्राउंड पे इनको सपोर्ट किया जाता है, तो पहला है ये मेंटेन करते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंटर एज वेल एज द स्टेट। मीन्स सेंटर और स्टेट में ये मेंटेन करते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा जो इनका रीज़न है इनके अपॉइंटमेंट के पीछे, पहला जो है ये बोल रहा है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है जो थ्रू आउट द कंट्री में, पूरे कंट्री में। जब ऑल इंडिया सर्विसेज हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरीके से लॉ एक जगह पे बनाए जा रहे हैं उसी तरीके से दूसरी जगह पे होंगे। हाँ, ये हो सकता है जियोग्राफिकली तरीके से उनमें कुछ भिन्नताएं हों, मगर ये क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करती है एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू आउट द कंट्री। और इसके बाद ये फैसिलिटेट करते हैं कोऑपरेशन को, कोऑर्डिनेशन को एंड द जॉइंट एक्शन ऑन द इशू ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी आपके कॉमन इशू होंगे, जॉइंट एक्शन होंगे, तो ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास भी यदि कोई पूछता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को क्या खत्म कर देना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए क्षति पहुंचाती हैं, तो आप बता सकते हैं, इन पॉइंट का आप रेफरेंस लेकर उनको बता सकते हैं कि नहीं ये इसका सपोर्ट इस बेसिस पे किया जा सकता है या फिर इस वजह से उनको रखना जरूरी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या क्या फंक्शन होंगे। पहला बोल रहा है टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू द सर्विस ऑफ यूनियन, मींस सर्विसेज ऑफ द यूनियन। आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे किसके लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए जो सर्विस ऑफ द यूनियन रहेगा। दूसरा बोलता है टू एडवाइज एंड ऑन मैटर्स रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। यदि कोई मैटर रहेगा जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में, उसको एडवाइस देते हैं सभी डिसिप्लिनरी मैटर्स में अफेक्टिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट को अफेक्ट करने वाले सभी डिसिप्लिनरी मैटर्स में एडवाइस देंगे। और चौथा बोल रहा है टू एडवाइस ऑन द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन एंड द ट्रांसफर। प्रमोशन और ट्रांसफर से रिलेटेड भी ये एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए, पहला बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरा बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीसरा बोल रहा है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, और चौथा बोल रहा है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो विच वन इज द करेक्ट, कौन सा सही होना चाहिए। तो इसका आपका राइट आंसर है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो आर्टिकल 315 की आप भारतीय संविधान में जब बात करेंगे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाएगा, ऐसा उसके अंदर बताया गया है। अब ये कौन सी बॉडी होती है, इसमें एक चेयरमैन होता है और 10 मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन और 10 मेंबर होते हैं। आज का क्वेश्चन है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन हैं, ये आप बताएंगे। अभी की डेट में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं इनकी क्या क्या काम होते हैं इनका। तो पहला बोल रहा है ये रिक्रूटमेंट करते हैं किसका, सर्विस एंड पोस्ट अंडर द यूनियन थ्रू कंडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट करेंगे, इंटरव्यू के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं ये, और एडवाइस करते हैं सुटेबिलिटी ऑफ द ऑफिसर फॉर अपॉइंटमेंट ऑन प्रमोशन एज वेल एज द ट्रांसफर ऑन डिप्यूटेशन। ये सभी चीज़ों के लिए ये क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। और एडवाइस करते हैं सभी मैटर्स को जो रिलेटेड हो, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, वॉरियस सर्विसेज एंड पोस्ट से रिलेटेड, डिसिप्लिनरी केसेस हो गए आपके सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, तो उसमें भी ये करते हैं। और भी कोई आपके अदर मैटर होगा जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन हो गया, लीगल एक्सपेंसेस हो गया, तो इस सब में भी ये क्या करते हैं, एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज डिबेरेट फ्रॉम द रीअपॉइंटमेंट एज ए मेंबर। मींस वो वापस उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। दूसरा बोल रहा है इनएलिजिबल रहते हैं किसी भी अदर एम्प्लॉयमेंट के अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा बोल रहा है डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी लाइक ए गवर्नर। डिस्क्वालिफाइड हो सकते हैं किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा किया जा सकता है। पहला बोल रहा है इसमें कौन सा सही है, पहला बोल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, दूसरा बोला है सेकंड एंड थर्ड, तीसरा बोला है फर्स्ट एंड थर्ड, चौथा बोला है फर्स्ट एंड सेकंड। तो विच वन इज द करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा इसका सही आंसर है। मीन्स पहला और दूसरा कैसे हो गया कि डिबेरेट रहेंगे ये रीअपॉइंटमेंट से और इनएलिजिबल हो जाते हैं किसी इसके लिए, आपके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। लास्ट एंड
लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का हमारा, तो ये है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। पहला बोल रहा है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मस्ट बी कंसल्टेड एज रिगार्ड द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मीन्स ये रिजर्व फोर्सेस रही, रिजर्व पोस्ट रहती हैं, उसके इसके लिए भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा बोल रहा है द फंक्शन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी एंड द गवर्नमेंट नीड नॉट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ द कमीशन इन एनी केस। मीन्स क्या रहता है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एडवाइसेस होती हैं वो सिर्फ मतलब ये बाध्यकारी नहीं होती है। अब उस पर जो गवर्नमेंट चाहती है तो वो एक्शन ले ले और चाहे तो ना ले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें कौन सा सही है? पहला बोल रहा है ए और आर सही है और आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा बोल रहा है ए और आर सही है मगर आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा बोल रहा है ए सही है मगर आर फॉल्स है। और चौथा बोल रहा है ए फॉल्स है मगर आर ट्रू है। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए? सो इसका सही आंसर है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सो ये था हमारा आज का प्यारा सा डिस्कशन। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। और जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि कौन हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, तो हैं ये जीसी मुर्मू जी। और यदि हम हमारे इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो ये हैं मिस्टर सुनील अरोरा। और इसका सही जवाब दिया है रविता तिवारी जी ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने सही इसका जवाब दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। और इसी तरीके से मन लगा कर मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए आपका नाम बार बार आता रहे। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, मैं जानता हूँ कि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अभी मिस्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। तो जो भी गलती आपको लगती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप दिल से इसमें लिख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ सर गलत है, ये चीज़ आप गलत पढ़ाना है, या फिर इस तरीके से आपको अपना कुछ चेंज करना है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। आपके सजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार है मुझे। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद डी से नाम से, फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद डी नाम से, मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्टडी विद डी नाम से। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब तब तक